हम्म। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस जेआरएफ जंक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि यूपीएससी आईएएस की जो जो रिजल्ट आया है उसी की सीरीज में चला रहा हूँ। उसी की सीरीज में आज हमारे बीच बात करने के लिए राघवेंद्र पांडे सर हैं। सर, चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अभिनंदन जी। सर ने जो है आईएएस में सर, अच्छा आपकी कौन सी रैंक थी सर? मेरी 24th रैंक थी। 24, 24वीं रैंक सर की। 24वां जी। रैंक। तो सर, एक जैसे मोटिवेशन सर क्या था कि यूपीएससी का आईएएस एग्जाम क्यों क्वालिफाई करना है सर? क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरा स्टार्ट था यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज से था। उसके जी। बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से था। तो कारपोरेट जॉब भी मैंने की, मतलब अभी मैं डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट हूँ गुड़गांव में। हम्म। तो पर एक दिमाग में आया कि जो स्टैट्स के लिए सबसे बड़ी जो परीक्षा है यूपीएससी की, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन है, तो इसको देना है क्योंकि मैंने स्टैट्स पढ़ रखा था एमएससी तक। जी जी तो फिर मैंने वही मोटिवेशन बना के कि जैसे जो तमाम स्टैट्स की जो चीजें हैं जिसको पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट होती हैं या रियल लाइफ में जैसा कंट्री में उसके जो यूजेज हैं, उस उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होना ज्यादा मेरा मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसको चुना। जी। तो सर, इस पे अभी आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ? जैसे आईएसएस में इसमें किस पोस्ट पे आपका चयन हुआ? तो आईएसएस में मतलब उसमें ऐसा कैडर अलग से नहीं होता, उसमें सब इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ऑफिसर ही होते हैं। जी कि जी जो पहली पोस्टिंग होती है वो के लिए डायरेक्ट होती है ट्रेन मिनिस्ट्री में। जी जी तो वो चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में हो सकता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो सकता है, कारपोरेट अफेयर्स में हो सकता है। जी। तो जो पोस्ट होगा वो बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर की होगी। तो सर, जैसे अभी इस एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया और बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया, और जो बहुत सारे नए एस्पिरेंट हैं वो भी इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सर इसके लिए आपने एक क्या रणनीति बनाई या कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता? तो जैसे इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। 3 दिन तक एग्जाम चलता है। पहले दिन जीएस का और इंग्लिश का पेपर होता है। जी दूसरे दिन ऑब्जेक्टिव स्टैट्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव 2 पेपर होते हैं। और जो तीसरा दिन होता है उसमें सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। तो हर जी एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी रहनी, मतलब मेरी थी। जैसे इंग्लिश के लिए तो मतलब कोई भी अगर नॉर्मल भी एस्से राइटिंग हो गए कुछ, वो आदमी को थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए जो भी तैयारी करने को सोच रहा है। इसके अलावा कुछ आते हैं वो कैब आते हैं जिसमें कुछ वर्ड को अपने उसमें लिखना रहता रहता है, इडियोम्स आते हैं, फ्रेजेज आते हैं। तो ये सब किसी भी 12th लेवल की बुक से देखा जा सकता है। जो मैंने तो जो यूपी बोर्ड की 12th की बुक थी मैंने उसी से देखा था, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जीएस के लिए मतलब लोग, मैं तो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे तो वही वीकेंड सैटरडे संडे मिलता था। तो जी इतना ज्यादा मैंने हैवली नहीं पढ़ा उसको एनसीईआरटी से, बस जो जो बेसिक थे वो कवर कर लिया। जैसे एक चीज मैंने नोटिस करा था कि एटलीस्ट जो 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा करंट से होते हैं। तो जैसे किसी साल अगर जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो जीएसटी से क्वेश्चन होंगे, या जैसे अभी कोविड आया हुआ है तो कोविड का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब पे क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ा करंट से अगर आदमी अवेयर रहे, न्यूज़पेपर वगैरह देखता रहे, देश में क्या चल रहा है ये देखता रहे, तो 5-6 क्वेश्चन तो इससे हो जाते हैं। प्लस जो हिस्ट्री वाला पोर्सन होता है वो थोड़ा स्टैटिक होता है, लाइक मुगल पीरियड से क्वेश्चंस आ गए, अशोका के टाइम के पीरियड पे क्वेश्चंस आ गए। और जो हमारा इसके अलावा जो पॉलिटी बचता है, वो पॉलिटी काफी, मतलब अगर कोई सही से पढ़ा हो, जैसे मुझे पॉलिटी में इंटरेस्ट भी है तो उसको आराम से करा जा सकता है। मतलब जुडिशियल पावर, जुडिशियल एक्टिविज्म पे, जुडिशियल आउटरीच पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कोई प्रीवियस ईयर यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज के भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं मैंने वो भी देखे थे, तो वो देख के भी काफी पोर्शन कवर हो जाता है अगर आदमी ज्यादा कुछ अलग से ना पढ़ना चाहे तो। जी तो मेरी तो रणनीति यही थी कि जीएस को मैंने बस करंट से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और थोड़ा थोड़ा पॉलिटी वगैरह, एक एनसीईआरटी की जो समरी आती है वो पढ़ के मैंने पूरा करा था। जी फिर आता है हमारा स्टैट्स का पेपर 1। तो ये 200-200 नंबर के पेपर होते हैं। और ये अगर आदमी अच्छा, इसको खासकर इस साल का जो ट्रेंड है कि पेपर 3 और पेपर 4 में बहुत ही कम मार्क्स मिले लोगों को। मतलब पेपर 3 में अगर इवन कोई 160 भी अटेम्प्ट करा है तो भी उसको मार्क्स 60 टाइप के मिले हैं।
इतने खराब मार्क्स दिए। तो अगर पेपर 1 और पेपर 2 किसी ने बहुत ही अच्छे से स्कोर करा है तो हमेशा एज में रहेगा। तो पेपर 1 के लिए तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी थ्योरी आती है, वो किसी भी नॉर्मल बुक से करा जा सकता है। जैसे लोग गुप्ता कपूर से पढ़ते हैं, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उससे करा जा सकता है। जो कंप्यूटर वाला पोर्शन होता है वो वाला पोर्शन तो मतलब नॉर्मल पास्ट ईयर पेपर से देखा जा सकता है। मैंने तो पास्ट ईयर पेपर ही करे थे और उसमें जिस तरह के क्वेश्चन आए थे उसकी थोड़ी डिटेल में प्रैक्टिस करी थी। जी और जो न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पोर्शन आता है, मतलब बेसिकली वो फाइनाइट डिफरेंसेज, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेज रहता है, हम्म, वो तो नॉर्मली भी प्रैक्टिस करी जा सकती है। जैसे लोग, कुछ लोग एचसी सक्सेना प्रेफर करते हैं। मैंने तो डिफरेंट मेथड देख लिए थे, लाइक सिम्पसन वन थर्ड क्या है, सिम्पसन C8 रूल क्या है, तो जितने भी न्यूमेरिकल मेथड है वो देख लिए थे। फिर पेपर 2 आता है। पेपर 2 काफी स्कोरिंग होता है। पेपर 2 में बेसिकली स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस आता है, इसके अलावा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आता है। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस तो अ, मतलब कैसला बर्गर से मैंने पढ़ा था, और बाकी कुछ पोर्शन तो जो ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़े थे तो उससे क्लियर थे, तो उससे हो गया था। और जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है वो मॉस्की की साइट से पढ़ा जा सकता है। साथ में तमाम डिफरेंट डिफरेंट पीपीटीज होती हैं, डिफरेंट उनकी जो स्टैटिस्टिक्स की हैंडबुक निकलती है उसमें सारे टर्म देखे जा सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है उसको सर्च करके भी पढ़ा जा सकता है। लेट्स से अगर कोई क्वेश्चन है, उस अगर मान लो लिखा है कि सीपीआई कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो सीपीआई के बारे में सर्च करके पढ़ा जा सकता है कि उसका बेस ईयर क्या है, डिफरेंट टाइप की सीपीआई क्या है, कौन प्रिपेयर करता है, लेबर ब्यूरो प्रिपेयर करता है या कौन प्रिपेयर करता है। ये सारी चीजें, मतलब ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ऐसा होता है कि बहुत ही, अगर कोई नॉर्मली उसको कवर कर ले तो 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट करे जा सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी इन्फ्रेंस वाला पोर्शन इजी होता है, तो उसको भी अगर कोई ठीक से प्रैक्टिस करे तो अच्छे से करा जा सकता है। जी और उसके लिए भी बुक है, मतलब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स तो मेन है, वो तो मेन बेस बुक है ही है। फिर पेपर 3 आता है। पेपर 3 तो में बेसिकली हमारे पास सैम्पलिंग थ्योरी आती है, और उसमें इकोनॉमेट्रिक्स आता है, इंडेक्स नंबर आता है, और डिमांड आता है। तो सैम्पलिंग सैम्पलिंग में काफी पोर्शन तो फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जो गुप्ता कपूर की बुक है उससे कवर हो जाता है। बाकी जो कुछ एडवांस सैम्पलिंग है, लाइक प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज वाली सैम्पलिंग है, वो सलब एक आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर है, उनके नोट्स पढ़े हुए हैं, उससे मैंने देखा था। प्लस जो इकोनॉमेट्रिक्स है, इकोनॉमेट्रिक्स मेरे पास एक ओल्ड नोट्स पड़े हुए थे मेरे एक दोस्त के, उससे मैंने देखा था। तो और इकोनॉमेट्रिक्स के क्वेश्चन भी ठीक ठाक रहते हैं, मतलब इजिली करे जा सकते हैं, लाइक मल्टीकोलिनियरिटी, हेटेरोस्केडास्टिसिटी, इन सब बेस पे क्वेश्चन रहते हैं। डिफरेंट टेस्ट क्या है, और डिमांड और इंडेक्स नंबर, ये फिर से गुप्ता कपूर वाली बुक से पढ़ा जा सकता है। तो ये भी पोर्शन मतलब काफी, पेपर तो इजी आता है इस बार। वैसे मार्क्स लोगों को कम मिले हैं, मैंने भी काफी अटेम्प्ट करे थे, पर उस कंपेरिजन में मार्क्स लोगों को कम मिले पेपर 3 में। पेपर 3 के लिए बुक्स तो यही थी, जी मतलब सलब के नोट्स और फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। फिर हमारे पास आता है पेपर 4। अब पेपर 4 में लोगों को सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन रहता है कि कौन किससे पढ़ रहा है। जैसे मैंने मल्टीवेरिएट और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट लिया था। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए तो मैंने एक एनपीटीईएल में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर उनके लेक्चर पढ़े थे, वो मैंने उससे मैंने कोर्स कंप्लीट करा था। यूट्यूब पे सब और एनपीटीईएल के लेक्चर तो पढ़े हैं, बिल्कुल। हम्म, जी और जो दूसरा एक पोर्शन आता है उसमें डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट मैंने गुप्ता कपूर से पढ़ा था। और बाकी कुछ पोर्शन जो बचे थे, लाइक स्ट्रिप प्लॉट, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, ये मैंने गुण गुप्ता दास गुप्ता से कवर करा था, और थोड़े गूगल वगैरह से सर्च करके कवर करे थे। जी। तो इस तरह तो से ये तो हमारी, मतलब जो मेरी बुक लिस्ट थी है। जी जी। तो ये सारी बुक लिस्ट सर जो आपने बताई, ये निश्चित तौर पे जो स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कारगर होगी। सर जैसे अभी इसमें इंटरव्यू जब हुआ तो सर इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए गए? क्या जो आपने बायोडाटा वाला फॉर्म भरा था उससे रिलेटेड थे, या स्टैटिक से रिलेटेड थे, या किस तरह के क्वेश्चन थे सर? हाँ, मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया था, मुझे 200 में से 140 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में। जी तो मुझे इंटरव्यू में बेसिकली डेप्थ से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मेरे पूछा कि आपने बीएससी यहाँ से की है, एमएससी आईआईटी बॉम्बे से की है, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहली कंपनी में, ये दूसरी कंपनी में अभी काम कर रहे हैं।
तो आपने उन दोनों कंपनियों में क्या किया, क्या क्या काम करा। तो उस पर मैंने बताया कि जैसे प्रेजेंट कंपनी के बारे में उन्होंने पूछा कि क्या काम कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर काम कर रहे हैं, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क वगैरह। तो उस पर उन्होंने पूछा कि कैसे टेक्स्ट डेटा को कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा टेक्निकल बताया। उसके बाद फिर उन्होंने जो मैंने डैश में कुछ चीजें लिख रखी थी अपने, मतलब हॉबी पोजीशन ऑफ वगैरह। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लिख रखी थी, हम्म। हाँ उसके बारे में पूछा कि आपने क्या किया था। उसके बाद फिर स्टैट्स के क्वेश्चन पूछे। तो स्टैट्स में जो एक मैम थी उन्होंने मुझसे पूछा था कि सैम्पलिंग को रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाएंगे, और मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, और इसको कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे इसको एनएसएसओ सर्वेज में यूज करते हैं। इसके अलावा ये पूछा था कि सैम्पलिंग क्वेश्चनियर कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद फिर जो थर्ड सर थे उन्होंने काफी क्वेश्चन मुझे इससे यूपी से था, तो उन्होंने बोला कि अभी यूपी में रूरल इलेक्शन हुए हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताओ। तो फिर मैंने वही बताया कि 73rd अमेंडमेंट से आया है। फिर उन्होंने प्रधान के पावर पूछे, और प्रधान के काम क्या है, चुनाव कौन सा है। फिर प्रधानपति पे क्वेश्चन, प्रधानपति के बारे में क्या जानते हैं। और इसके अलावा भी काफी क्वेश्चन पूछे, जैसे मैंने पोएट्री लिख रखा था कि रीडिंग एंड राइटिंग हिंदी पोएट्री मैंने, तो उसमें मुझसे पोएट्री कविता सुनाने को कहा था। हम्म। बाकी बोला था कि लोग जो लव ट्रायंगल में सुसाइड कर लेते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे थे। लव मतलब कुछ भी ट्रायंगल। पूछा जा जी सकता है, जी लोगों का बिल्कुल। अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसका आपने क्या जवाब दिया था सर? नहीं, मैंने मैंने तो यही जवाब दिया था कि माता पिता को एज ए फ्रेंड बिहेव करना चाहिए, थोड़ा उनसे जानना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है। बाकी जो भी सुसाइड करता है वो एक मेंटल हेल्थ इशूज होता है जो कि इंडिया में टैबू है, तो उसके लिए काउंसलिंग वगैरह की सुविधाएं नहीं है, तो उसको हमें बढ़ानी पड़ेंगी, जिससे ये जो लोग दिमागी रूप से परेशान है या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम जिनको है वो अपनी काउंसलिंग करा पाए, जैसे सुसाइड जैसे विचार जाए उनके मन से। जी। तो सर जैसे कि बहुत सारे लोग को प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे लड़ते हैं, जूझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सर क्या प्रिपरेशन के दौरान आपके सामने कोई ऐसी चुनौती थी कि लग रहा था कि एक। मतलब मेरे साथ ऐसी चुनौती यही थी कि मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे पास सैटरडे संडे ही टाइम रहता था। तो उसके साथ थोड़ा टाइम मैनेज करना, मतलब चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी उतनी अच्छे से, पर नॉर्मली तो करे जा सकते हैं। मतलब एज सच अगर कोई खाली इसी की प्रिपरेशन कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई दिक्कत आनी चाहिए। बट हाँ ये है कि इसमें अगर कोई भी देखेगा तो क्या होता है कि पास्ट ईयर जो पेपर होते हैं वो उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो मेन प्रैक्टिस ही है अल्टीमेटली, क्योंकि इसमें मैटर वही करता है कि आपने कितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो अगर जी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी चीज़ों की तो आप लिख पाएंगे। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन जानते रहते हैं, हमको पता रहता है कि ये है, पर हम उसको सही से लिख नहीं पाते और फिर मार्क्स उस हिसाब से नहीं मिलते। जी। तो सर जैसे अभी इस एग्जाम को आपने क्रैक किया, आपको आपने बता रहे हैं कि केवल सैटरडे और संडे आपको टाइम मिलता था, तो सर कितने घंटे पढ़ा जाए या कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए, इसको आप कैसे देखते हैं? लोगों की एक जिज्ञासा रहती है कि टॉपर्स कितने घंटे पढ़ रहे हैं। मतलब ये सबका अलग अलग है। जैसे मैं तो सैटरडे संडे थोड़ा ठीक ठाक टाइम देता था, क्योंकि मुझे काफी सिलेबस कवर करने रहते थे। पर हाँ एग्जाम के अगर 5-6 महीने पहले भी स्टार्ट किया जाए सही से तो करा जा सकता है आराम से। जैसे मैंने जब नोटिफिकेशन आया था, मतलब मैंने 2019 में भी एक बार दिया था, पर उस टाइम मैंने बिना ऐसे ज्यादा कुछ प्रिपरेशन करे दिया था, 2-3 महीने पढ़ के। उसके बाद जब इस बार 2020 का नोटिफिकेशन आया था तो मैंने पढ़ना शुरू करा था 5-6 महीने पहले। पर हाँ मेरे पास 2019 में कुछ नोट्स वगैरह प्रिपेयर हो गए थे, तो फिर उसको मतलब इजीली हो गया था, ज्यादा दिक्कत नहीं है। जी। सर अच्छा, इसमें जो है कोचिंग संस्थानों की आप क्या भूमिका देखते हैं यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में, या कितना रोल है कि बिना कोचिंग के इस एग्जाम को आपने क्लियर किया क्या? हाँ मैंने तो बिना कोचिंग के करा था, क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा था। जी और मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर किसी ने ग्रेजुएशन या मास्टर्स करा हुआ है स्टैट में तो इतना तो इनफ नॉलेज है। हाँ ये हो सकता है कि कई लोग जो स्टैट बैकग्राउंड से हैं उनको इंग्लिश में, या हो सकता है उनको जीएस में दिक्कत हो, तो जीएस के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं वो। पर ऐसा मतलब लोगों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पे, अगर किसी को लग रहा है कि जैसे कोचिंग संस्थानों की क्या भूमिका हो सकती है कि कुछ लोगों को लगता है कि वहां जाने से रेगुलर हो जाएंगे, चीजें पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, तो कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने तो नहीं करी थी कोचिंग, जी। मुझे कोई जरूरत नहीं लगी इसकी।
बिल्कुल। सर एक डिबेट सर हमेशा चलता रहता है, हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम या अदर एनी मीडियम, तो सर इसका कितना रोल आप देखते हैं या कुछ ऐसा है इसमें सर एग्जाम में? अब इसमें तो मतलब मैंने तो इंग्लिश मीडियम में ही लिखा था, बाकी इंटरव्यू भी इंग्लिश मीडियम में ही हुआ था। जी जी। तो मतलब लेकिन मुझे नहीं लगता इंटर इतना ज्यादा, क्योंकि ये टेक्निकल पेपर होते हैं तो टेक्निकल पेपर में इतना ज्यादा मैटर नहीं करता होगा। हाँ बिल्कुल, पर थोड़ा सही नॉर्मली आपने कहा। लोगों ने, जैसे मेरा जो लोगों से बात हुई तो लोगों ने इंटरव्यू भी हिंदी मीडियम में दिया और अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो वो लोग तो मतलब इंटरव्यूअर पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में रहते हैं, अगर आप जिसमें भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उसमें एक्सप्रेस करिए आप अपने अपनी आप बात को। रखिए, बिल्कुल। वो पूरा सपोर्ट करते हैं। हाँ। जी। तो सर इसके साथ आपने कौन सी मैगजीन या नोट्स कैसे पढ़ा, जैसे कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर कौन सी आपने फॉलो की प्रिपरेशन के दौरान? न्यूज़पेपर तो क्योंकि लॉकडाउन में गांव में हूँ तो यहाँ पे तो ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं, बस हिंदू का सब्सक्रिप्शन लिया था जी जी। और वो देख लेता था मैं थोड़ा डेली। जी जी। बाकी थोड़े जैसे न्यूज से अवेयर रहना जरूरी है, ट्विटर वगैरह पे कुछ न्यूज चैनल फॉलो कर लो, जो जो कुछ करंट चीजें आ रही हैं वो तो आपको पता चलता रहेगा। जी बेसिकली करंट से अवेयर होना, जितने भी सोसाइटी में डिबेट हो रही है, कंट्री में डिबेट हो रही है, उसके बारे में पता रहना बहुत जरूरी है। लाइक ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे डिबेट होती ही रहती है। हम्म, जीएसटी हो गया या फिर इस पे जो आपका आईबीसी था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा जितना भी अगर न्यूज कोई देखता रहेगा तो पता चलता रहेगा कि क्या रिसेंट में हुआ है, क्या रिसेंट, उससे क्वेश्चन हो जाते हैं। करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सर जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट, स्पेशली अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी के जो तैयारी कर रहे हैं सर, और वो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक मोटिवेशन के रूप में समझ रहे हैं कि सर का सिलेक्शन हुआ, हम लोग भी प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग सेलेक्ट होते हैं, तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स? जो अभी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे तो मैं यही बोलूंगा कि अपने यूनिवर्सिटी वाले काफी अच्छा करते भी हैं, पहले भी लोगों ने काफी बड़े बड़े एग्जाम निकाले हैं। तो बस बिल्कुल उनको जितने भी बेसिक कवर करने की जरूरत है, ज्यादा मतलब कुछ लिमिटेड किताबें लाइक फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स हो गई, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हो गई, और सलब के नोट्स जो हैं, ये दो तीन चीजें अगर आदमी कोई देख लेगा तो, और थोड़ा सा जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी प्रैक्टिस कर ले तो इतना ज्यादा कोई टफ नहीं है। पर थोड़ा मोटिवेशन बने रहने की जरूरत है, बनाए रखने की जरूरत है, और जो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं जो आपके पास इतना टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का, तो मैंने ऑब्जेक्टिव ज्यादा अच्छा स्कोर, मेरा स्कोर आया। तो इसी तरीके से अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है उसको लग रहा है वो सब्जेक्टिव में ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकता है तो सब्जेक्टिव पेपर पे ज्यादा ध्यान दे सकता है, जिससे वो उसमें मतलब बेसिकली हमको ओवरऑल कवर करना है कि जो मार्क्स हैं वो ओवरऑल बैलेंस हो जाए। तो उसके लिए अपने स्ट्रेंथ अगर जानेंगे, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो मार्क्स ज्यादा आएंगे, क्योंकि बाद में अल्टीमेटली सिलेक्शन एक दो मार्क्स से ही रुकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल जी। तो सर हम लोगों ने लगभग सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की। सर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि हम लोगों से छूट गया और एक यूपीएससी आईएएस के स्टूडेंट को जानना चाहिए और वो हम नहीं कवर कर पाए? अगर आपको सर ऐसा कोई पॉइंट लगता है तो उसे आप बता सकते हैं सर। हाँ तो जैसे मैं एक जनरल पॉइंट बोलना चाहूंगा, केवल यूपीएससी आईएएस के लिए ही नहीं, जो भी स्टैट्स के सब्जेक्ट स्टैट्स लेकर पढ़ रहे हैं, कि मतलब स्टैट इस समय मार्केट में सबसे बेस्ट फील्ड है। अगर कोई अगर कोई कारपोरेट जॉब भी करना चाह रहा है तो डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट के इतने अच्छे पैकेजेस पे लोग काम कर रहे हैं, 20 लाख 25 लाख तो आराम से लोगों को मिल रहा है ठीक ठाक एक्सपीरियंस से। तो मतलब स्टैट सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। और साथ में एग्जाम भी तो काफी एग्जाम निकलते रहते हैं, तो अगर कोई बीएससी कर रहा है तो सबसे पहले उसको फोकस करना चाहिए कि किसी अच्छी जगह पे लाइक आईआईटी या आईएसआई पहुंच जाए तो और भी बेटर है। इसके अलावा अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकता है, जॉब के लिए भी एक्सप्लोर कर सकता है, जॉब में भी अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर कारपोरेट जॉब में मन नहीं लग रहा है तो आईएसएस एक्सप्लोर कर सकता है। तो बस यही बोलूंगा कि जितने भी अवसर हैं सबका लाभ उठाएं, क्योंकि स्टैट्स में अवसर बहुत है और लोगों को जानकारी कम है। कि जब मैं भी ग्रेजुएशन में था तो मुझे ज्यादा नहीं पता था कि स्टैट्स में क्या क्या हो सकता है, लेकिन आईआईटी जाने के बाद पता चला कि स्टैट्स
तो ये जितने भी मशीन लर्निंग या जितने भी डीप लर्निंग एल्गोरिथम है सारी तो स्टैट्स वालों पर ही बेस्ड है। जी। तो सर बाकी हम। अच्छे से तैयारी करिए, जी चीजों जी। को, न्यूज को, करंट को फॉलो करिए सही से, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सफलता जरूर मिलेगी सर को जैसे मिली। सर चैनल पे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को आप सभी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद अभिनंदन जी।